नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव। आसमान पर जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हों और इस बात की संभावना प्रबल हो चुकी हो कि युद्ध हो अवश्य संभावी हो सकता, और ऐसे में जातीय जनगणना की बात अगर सामने आ जाए तो हर आदमी सोचने और समझने को तत्पर हो जाता है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। बचपन में जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता था तो अक्सर एक बात जरूर सुनने को मिलती थी कि स्टेट्समैन थिंक्स अबाउट न्यू जनरेशन बट पॉलिटिशियन थिंक अबाउट न्यू इलेक्शन। ये बात वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठ रही, क्योंकि जब देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं उस समय राजनीतिक लाभ के लिए जातीय जनगणना जैसा स्ट्रोक मारना अपने आप में बड़ी बात। लेकिन चूंकि राजनीतिक व्यक्तियों को सत्ता चाहिए, सत्ता इलेक्शन के जरिए प्राप्त होती है और इलेक्शन जीतने के लिए मुद्दों की जरूरत होती है, वो भी ऐसे मुद्दों की जिसको विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए मारक हथियार मान रहा हो। वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सरकार ने आक्रोशित जनमानस को एक नई दिशा, एक नई राह इस बहाने दिखाई, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस मसले को कभी और सामने लाया जा सकता था और विपक्ष को चारों खाने चित किया जा सकता था, क्योंकि इस समय भारत की 140 करोड़ आबादी पाकिस्तान की दुर्दशा देखने का पाप बुन रही थी। तभी तो इस घोषणा से वो काफी हद तक मायूस है। मायूस तो भक्तगण भी है और समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार के इस निर्णय का बचाव वे कैसे लोगों को समझाएं। सुन लीजिए तरह तरह के लोगों के बयान, जाति जनगणना हुई तो ये होगा वो होगा। लेकिन वैसे ये सही है कि सरकार ने सेना को फ्री हैंड कर दिया और उसे ये तय करने का अधिकार दे दिया है कि वो कैसे और कब तथा कहां उन आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाएगी। इसलिए हम भारतवासियों को सरकार की तरफ ताकने के बजाय सेना के रुख पर अपना ध्यान लगाना होगा, क्योंकि सरकार का अब सारा फोकस जातीय जनगणना और उसके बाद उभरने वाली परिस्थितियों पर रहेगा। उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा के ना करने के बावजूद जातीय जनगणना और उसके बाद उभरने वाली परिस्थितियों पर रहेगा। उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा के ना करने के बावजूद अचानक से इस्तेमाल किए गए इस मास्टर स्ट्रोक का असर 2025 के बिहार विधानसभा, 26 के पश्चिम बंगाल विधानसभा, 27 के उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ता है या नहीं पड़ता है तो समय बताए। इसका फायदा सत्ता पक्ष को होगा या विपक्ष को होगा, इसका भी जवाब समय ही दे पाएगा, क्योंकि इसका असर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और लोगों को प्रभावित करेगा। जातिगत जनगणना को लेकर करीब 4-5 साल से देश में राजनीति गर्म थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया था। इतना ही नहीं, बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। वैसे सरकार ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये कब से शुरू होगा, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि 2028 के अंत तक ये परवान चढ़ेगी और उसी के बाद फिर परिसीमन तथा आरक्षण में बदलाव होगा। वैसे सरकार ने भले ही दूर की कौड़ी चली है, लेकिन इतना तो तय है कि अब संघ और भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा यकीनन कमजोर होगा और धर्म का नहीं बल्कि जातियों का बोलबाला होगा। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जातीय जनगणना को लेकर कड़ा रुख रहा था और संघ के लोगों का मानना था कि इससे सामाजिक खाई बढ़ेगी। याद कीजिए, दिसंबर 2023 में संघ के सह संघ चालक श्रीधर गाडसे ने कहा था कि जातीय आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछले साल सितंबर में केरल में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा था कि पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए, जन कल्याण कार्यों के लिए जातिगत जनगणना के डेटा के उपयोग में हमें कोई असहमति नहीं। उन्होंने इसके आगे कहा था कि हालांकि चुनाव में लाभ पाने के स्वार्थ से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जबकि वास्तव में इसका प्रयोग चुनाव में लाभ पाने के लिए ही तो किया गया है। और ये तो सीधी सी बात है कि राजनीतिक दल जो भी घोषणा करते हैं या योजना बनाते हैं वो सीधे सीधे राजनीतिक लाभ और चुनाव जीतने के लिए होते हैं। यहाँ ये भी जानना आवश्यक है
कि भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौर में सन 1872 में हुई थी। 1931 तक हुई हर जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद सन 1951 में जब पहली बार जनगणना कराई गई तो तय हुआ कि अब जाति से जुड़े आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे। स्वतंत्र भारत में हुई जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े डेटा को ही पब्लिश किया गया। 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में जाति के आंकड़ों को सरकार ने इसलिए सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि इसमें कई विसंगतियां बताई गई थी। विपक्षी दलों ने जाति जनगणना की मांग इसलिए उठाई थी ताकि इस आधार पर आगे आरक्षण को तर्कसंगत बनाया जाए और जाति गोलबंदी कर चुनावी फायदा लिया जाए। भाजपा पहले तो इसे लेकर दुविधा में थी, लेकिन जाति जनगणना का ऐलान कर अब उसने इस मुद्दे पर बढ़त बना ली। लेकिन ये भी देखना होगा कि इसके आंकड़े आने के बाद आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग से वो कैसे निपटती है। फिर इस तरह का पहल जिन राज्यों में हुई है वहां भी इसे लेकर विवाद चल रहा है। हाल में कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट लीक हो गई। इसने वहां कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। रिपोर्ट में ओबीसी के लिए आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% और मुस्लिम समुदाय के 4% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश की गई। वहीं राज्य में प्रभावशाली लिंगायत और वोक्लिगा समुदाय की आबादी उनकी उम्मीद से कम निकली। सर्वे के तरीके पर भी सवाल उठाए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा कि जाति जनगणना से समाज आर्थिक सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा, लेकिन अगर इसे सही ढंग से नहीं संभाला गया तो ये विवाद भी खड़े कर सकता है। कर्नाटक हो या बिहार, पुराने सर्वे यही बताते हैं कभी भी हर कोई पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ है। ये भी तय है कि इससे आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ सकता है। स्टोरी में शूट कर रहा हूं, कई तरह की टिप्पणियां, कई तरह के बयान आ रहे हैं। हम सवर्णों को एक अलग भूमि दे दो, आजाद करो, फिर यहां चाहे जो करो, जाति जनगणना करो, चाहे कुछ करो। ये एक बयान आया है और ये एक विक्रम सिंह ठाकुर हैं, ये उनका बयान है, अयोध्या से हैं। दूसरा एक बयान है, ठाकुर, पंडित, लाला और बनिया को कोई परेशानी नहीं होना है इस जाति जनगणना से। इनके पास खोने को कुछ नहीं, ये सफाचट है बिल्कुल। इनका कोई, ये सिर्फ वोट दें इसके लिए ये बनाए गए। इनके पास खोने को कुछ नहीं। ये पिछड़े दलित के बीच छीना झपटी का एक फार्मूला है। इस तरह के बयान सुनने में और पढ़ने में आ रहे हैं। अब ये भी शुरुआत है। हमको याद आ रहा है राजा हांडा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब उन्होंने आरक्षण को लेकर मंडल और कमंडल का जब चल रहा था, आरक्षण को लेकर जब उन्होंने शुरू किया था, कितने नौजवान मरे थे। ईश्वर से प्रार्थना है कहीं इस मुद्दे में ऐसा नहीं हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।